प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करते हैं इस पाठ के दूसरे भाग को। पहला भाग और लेखक का परिचय हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। आज हम दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं और वो है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। विशेष रूप से दो शब्दों का उच्चारण देखें। नंबर एक है कल्पना, कल्पना मत बोलना इसे, यह है कल्पना। दूसरा है आदर्श, आदर्श नहीं है ये, आदर्श, आदर्श समाज, आइडियल सोसाइटी। हर व्यक्ति सोचता है कि समाज कैसा होना चाहिए, तो लेखक ने भी सोचा कि समाज कैसा होना चाहिए और वही विचार आपको इस पाठ में पढ़ने को मिल रहे हैं। हमें ध्यानपूर्वक जो है इन विचारों को पढ़ना है और अपना भी एक दृष्टिकोण जो है वो सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति जो है हमें तैयार कर लेना चाहिए। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की निरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है, यानी कि स्वाभाविक है ये। अतः मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। इतनी बात शायद आपको समझ में आ गई है कि जातियों के विरुद्ध है भीमराव अंबेडकर जी, और यदि जातियों के विरुद्ध है, जाति प्रथा के विरुद्ध है, तो फिर उनके हिसाब से जो आइडियल सोसाइटी है, आदर्श समाज है, वो क्या हो। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा कि मेरा आदर्श समाज किस पर, स्वतंत्रता, समता और भ्रातृता पर आधारित होगा। प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं कि लेखक का जो आदर्श समाज है वो किस पर आधारित होगा, तो आप कहेंगे स्वतंत्रता मतलब आज़ादी, समता, समता का मतलब इक्वलिटी, बराबरी, समानता, और भ्रातृता, भ्रातृता का मतलब होता है भाईचारा, आपस में सब प्रेम से रहें। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता अवश्य होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से, समाज के एक किनारे से दूसरे छोर तक, दूसरे किनारे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। ठीक बात है। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है कि जैसे दूध और पानी आपस में मिल जाते हैं तो एक दूसरे का जो रूप है वो अख्तियार कर लेते हैं। पानी को दूध में मिलाइए तो आपको पता है कि पानी भी दूध जैसा हो जाता है, और दूध को पानी में मिलाइए तो पानी फिर से दूध जैसा हो जाता है। तो ऐसे ही सभी जातियां यदि मिलजुल करके रहें, भाईचारे के साथ रहें, समानता के साथ रहें, प्रेम के साथ रहें, बराबरी के साथ रहें, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। और इसी का दूसरा नाम है लोकतंत्र, जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति, एक ढंग, एक तरीका तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? भाई, स्वतंत्रता पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, गमनागमन अर्थात गमन आगमन, जिसको आना जाना कह सकते हो, की स्वाधीनता, की आज़ादी, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। कोई विरोध नहीं करेगा। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक और औजार व सामग्री रखने के अधिकार, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम, जिसको इंग्लिश में कैपेबल बोलते हैं, एवं प्रभावशाली, इंप्रेसिव प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए, प्रदान की जानी चाहिए। जाति प्रथा के पोषक अर्थात जाति प्रथा के पक्षधर, जो जाति प्रथा को के समर्थक हैं, और समर्थक भी कौन होंगे?
जो उच्च जातियों के लोग होंगे। निम्न जाति का व्यक्ति कोई इसका समर्थक नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो दिक्कत तो उसी को होती है। स्वर्ण जाति के व्यक्ति को क्या दिक्कत होती है? उसको कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत निम्न जाति के व्यक्ति को होती है जाति प्रथा के कारण से। जीवन, शारीरिक सुरक्षा तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। यदि सभी को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, आज़ादी नहीं है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति विशेष को हमने दास्ता में अर्थात गुलामी में जकड़ करके रख लिया है। क्योंकि प्रश्न आएगा यहाँ से, दास्ता जो है वो केवल एक मतलब ये नहीं है कि केवल कानूनी पराधीनता को ही हम दास्ता कहते हैं। दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। जो लीगली जिसको हम कह सकते हैं गुलाम, केवल वो नहीं, दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यह है इसकी व्यापक परिभाषा। प्रश्न आपसे पूछेगा कि लेखक के अनुसार दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? आप कहेंगे कि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता ही नहीं है, बल्कि दास्ता में गुलामी में वह स्थिति भी शामिल है, परतंत्रता में वह स्थिति भी शामिल है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। यहां तक आप लिखेंगे। यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ अर्थात उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं, काम अपनाने पड़ते हैं, कार्य करने पड़ते हैं, इच्छा के विरुद्ध भी कार्य करने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार करें। क्या समता पर किसी की कोई आपत्ति हो सकती है, ऑब्जेक्शन हो सकता है? शायद नहीं। फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है। ठीक बात है भाई, सब बराबर नहीं होते, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्यों की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। प्रश्न यहां से फिर आएगा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि लेखक के अनुसार मनुष्य की जो क्षमता है वो किन 3 बातों पर निर्भर करती है, या एक नंबर में पूछ लेगा कितनी बातों पर निर्भर करती है, 3, 4, 5 ऐसे आपसे पूछ लेगा तो आप कहेंगे 3 बातों पर। आपसे पूछ लेगा उनके नाम बताइए, उनको विस्तार से समझाइए, तो वो 3 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर 1, शारीरिक वंश परंपरा। विस्तार से भी लिखेगा, विस्तार से भी इसका वर्णन मिलेगा। शारीरिक वंश परंपरा का मतलब है जिस वंश में आपका जन्म हुआ। अब आपने देखा होगा ऑलमोस्ट जो है कि भाई माता पिता जो हैं अच्छे लंबे लंबे हैं तो उनकी औलाद भी लंबी लंबी होती है। माता पिता की हाइट कम है तो ऑलमोस्ट, अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, माता पिता की हाइट कम है तो फिर बच्चा भी जो है कम हाइट का पैदा होता है। माता पिता कमज़ोर हैं तो बच्चा भी कमज़ोर पैदा हो जाता है। ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं। या फिर आप ये मान के चलें कि अमीर घर में पैदा हुआ तो ऑटोमेटिक वो बच्चा जो है वो अमीर ही है पैदा होते ही, और गरीब घर में पैदा हुआ तो पैदा होते ही वो गरीब है। ये है शारीरिक वंश परंपरा। सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की कल्याण कामना, शिक्षा तथा मनोवैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियों के कारण, या सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। भाई ऐसी चीजें, ऐसी जो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जिनके कारण से कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी शिक्षा के कारण, अपनी वैज्ञानिक जो जानकारी है उसके कारण, उस ज्ञान के कारण अन्य जो लोग हैं उनमें विशिष्टता प्राप्त कर लेता है।
और अंत में तीसरा पॉइंट क्या है, मनुष्य के अपने प्रयत्न, अपनी कोशिशें। ये तो आप जो है आप मान के चलेंगे कि चाहे अम्बेडकर जी कहते हो चाहे कोई और कहता हो, अपने जो प्रयत्न होते हैं उन प्रयत्नों का कोई सानी नहीं होता, उन प्रयत्नों का, उन कोशिशों का कोई तोड़ नहीं होता, उनका कोई अल्टरनेट नहीं होता। मनुष्य के अपने प्रयत्न, इन तीनों दृष्टियों से निस्संदेह मनुष्य समान नहीं होते भाई। अब किसका कहाँ जन्म हुआ है उसका किसको क्या पता, किसने कैसी एजुकेशन ली है उसका भी क्या पता है, और अपने प्रयत्न किसने कितने किए हैं उसका भी कुछ नहीं पता, अंतर हो सकता है। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से तो करना ही चाहिए। क्यों करना चाहिए? अब मान लिया कोई शराबी कबाबी है, शाम को दारू पी के पड़ता है और सवेरे उठ जाता है, सवेरे फिर शराब पी लेता है, काम कुछ करना नहीं है, तो उसको हम कैसे मतलब जो है उसको यूँ कहेंगे कि भाई तू जो है तेरे को भी वही मिलना चाहिए जो एक सदाचारी व्यक्ति को, मेहनत करने वाले व्यक्ति को, जिसने सच्चे मन से जो है कोशिश की है और जिसने दिन रात परिश्रम किया है, मेहनत की है, उसे जो मिलना चाहिए, नहीं मिल सकता। समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? तो भाई देखो, मैं तो इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उनके साथ समान व्यवहार हो सकता है। मेरे ख्याल से समान व्यवहार नहीं हो सकता। खैर आगे चलते हैं। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम दो बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उनके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? बिंदी नहीं आएगी, बिंदी लगी हुई है। उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, खानदान, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। व्यावसायिक की जगह व्यावसायिक होता है, यानी कि योग के साथ आके मात्रा आती है। इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है कि जहां हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्यों के अपने वश की बात है, तीसरे आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं, वहां प्रथम दो आधारों जो मनुष्य के अपने वश की बात नहीं है, यहां भी बिंदी नहीं आएगी हक के ऊपर, पर उनके साथ असमान व्यवहार नितांत बिल्कुल 100% अनुचित है और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज की जगह समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाए की जगह यहाँ जाएं, अर्थात ए के ऊपर चंद्रबिंदु आएगा। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। राजनीतिज्ञ पुरुष यानी कि जो पॉलिटिशियन होते हैं, उनका बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। उसका जो है एक तरीके से सामना होता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास न तो इतना समय होता है और न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार, मुझे लगता है एक लाइन मैंने छोड़ दी है, न प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे भी आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक तथा औचित्यपूर्ण क्यों न हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज दो वर्गों व श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता। बात बिल्कुल ठीक है, समाज को दो भागों में या तीन भागों में इस प्रकार से नहीं बांटना चाहिए। ऐसी स्थिति में
राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहारिक सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। व्यवहारिक सिद्धांत की आवश्यकता रहती है। भाई एक पॉलिटिशियन है तो पॉलिटिशियन का फ़र्ज क्या होता है? उसका फ़र्ज ये नहीं होता कि वो जिस जाति का है या जिस धर्म का है वह उसी जाति और उसी धर्म के लोगों से ज़्यादा प्यार करे और उससे भिन्न, उससे इतर दूसरी जातियाँ और दूसरे धर्म जो हैं उनसे वो उतना प्यार ना करे। ये गलत है। राजनीतिज्ञ को क्या चाहिए कि वो सभी जातियों को एक समान मान करके चले, सभी धर्मों को एक समान मान करके चले। और हमें भी यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मुस्लिम है या ये हिंदू है। मुस्लिम सोचे ये हिंदू है मेरे काम का नहीं, और हिंदू सोचे ये मुस्लिम है तो मुस्लिम है मेरे काम का नहीं। बिल्कुल गलत तरीका। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो विचार हैं वो यदि मैच यदि हमारे विचार करते हैं हिंदू के साथ या हिंदू के मुस्लिम के साथ या मुस्लिम के हिंदू के साथ, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो ठीक है या वो गलत है। ऐसे ही जातियों का है। आप जिस भी जाति विशेष के हैं, ज़रूरी नहीं है कि उस जाति विशेष के सभी लोग ठीक हों, बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि दूसरी जाति के लोग आपकी जाति से बेहतर आपको कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति मिल जाए। इसलिए जाति के आधार पर जो पक्षपात है वो सर्वथा अनुचित है। धर्म के आधार पर जो पक्षपात है वो सर्वथा अनुचित है। हमें इस प्रकार का पक्षपात नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। तो राजनीतिक को क्या चाहिए कि वो सबके साथ एक समान व्यवहार करे, वो किसी भी प्रकार से पक्षपात ना करे। ये नहीं है कि भाई ये अल्पमत में हैं, इनकी वोट की हमें क्या ज़रूरत है, या फिर ये बहुमत में हैं तो इनकी वोटों की हमें ज़रूरत है तो उनका ही भला करके चले। नहीं, सभी को एक समान व्यवहार जो है उनको देना चाहिए, करना चाहिए। राजनीतिज्ञ यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण श्रेणीकरण संभव होता। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यवहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। खैर, 2 पार्ट हमने इस पाठ के ख़त्म किए हैं। अगले उसमें हम बात करेंगे इसके प्रश्नों की। प्रश्न जो हैं इनके उत्तर मैं आपके पास भेज दूंगा। आप ध्यानपूर्वक अपने नोटबुक में लिखेंगे और साथ ही साथ याद भी करेंगे।